नमस्कार। आज का पाठ है बाल गोविंद भगत और इसके लेखक हैं रामबृज बेनीपुरी जी। आइए सर्वप्रथम हम लेखक रामबृज बेनीपुरी जी के बारे में जान लेते हैं। रामबृज बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान अर्थात मृत्यु सन 1968 में हुई। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुर जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाड़ी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में, उपन्यास चिता के फूल, कहानी है, अम्बापाली नाटक है, माटी की मूर्तें, रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृत्तांत है, जंजीरें और दीवारें, संस्मरण है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की योगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। आइए रेखाचित्र प्रारंभ करने से पहले हम पाठ प्रवेश देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक रामबृज बेनीपुरी जी ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो जो प्रस्तुत पाठ है इसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं। पहली, रामबृज बेनीपुरी जी ने बताया है कि केवल आप वेशभूषा, ड्रेस वैसा पहन लेंगे, कुछ बाहरी अनुष्ठान इत्यादि ऐसा करेंगे, उससे सन्यासी नहीं कहे जाएंगे। और सन्यासी का जो आधार है, जो बेस है, वो जीवन का मानवीय सरोकार होता है। और इसी के साथ इस रेखा चित्र की एक और विशेषता इन्होंने बताई है। इसके माध्यम से सभी लोग जो गांव में नहीं गए हैं या जो गांव से जुड़े हुए हैं, जो गांव से जुड़े उनको अपने गांव की याद आ जाएगी, और जो नहीं जानते हैं ग्रामीण जीवन को, उनको ये दृश्य देखने को मिलेगा कि ये कैसा है। सर्वप्रथम ये हम देख लेते हैं कि रेखा चित्र, बार बार इस शब्द का जो है उल्लेख हो रहा है इसमें कि रेखा चित्र क्या है। ठीक है, रेखा चित्र जो है वो अंग्रेजी शब्द जो है स्केच, आप सभी लोग जानते हैं स्केच, उसी का हिंदी रूपांतरण है। आप सभी लोग जानते हैं स्केच में क्या होता है, लाइंस के माध्यम से बहुत सारे रेखाएं जो होती हैं उससे हम एक इमेज बनाते हैं, एक चित्र बनाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ठीक वैसे ही स्केच में लाइंस का प्रयोग किया जाता है, रेखाओं का प्रयोग किया जाता है इमेज बनाने में। ठीक है, और रेखा चित्र जो है शब्दों के द्वारा, जो वर्ड्स होते हैं उसके द्वारा एक इमेज, एक चित्र जो है पाठकों के मन के ऊपर जो है खींच दिया जाता है। पाठक कौन होते हैं? रीडर। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि रेखा चित्र विधा क्या है। ठीक है, आइए अब पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले हम पहले बाल गोविंद भगत जो इस पात्र परिचय देख लेते हैं इस पाठ का। इसकी
मुख्य पात्र जो हैं, वस्तुतः इस पूरे पाठ में एक ही मुख्य पात्र है, बाल गोविंद भगत, और नीचे इनका चित्र दिया गया है। और जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो ठीक हूबहू ऐसे ही चित्र, और केवल ये बाह्य चित्र नहीं बल्कि उनके आंतरिक चित्र। शुरू में आपने देखा था, रामबृज बेनीपुरी जी ने बताया था कि केवल बाह्य दिखावा से ही ये सिद्ध नहीं होता कि ये संत हैं, ये साधु हैं। ठीक है, तो वो उनकी जो मानवीय संवेदनाएं हैं, जो आंतरिक संवेदनाएं हैं, वो भी प्रकट होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, आइए प्रारंभ करते हैं इस पाठ को। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे। अब देखते हैं इसमें मंझोले कद। पहले बाल गोविंद भगत की हाइट जो है, कद मतलब हाइट, लंबाई। ठीक है, उनकी लंबाई जो है मंझोला, मंझोला मतलब मिडिल, बीच का, मध्यम। ठीक है, तो न ज़्यादा अधिक लंबे थे वो, न ज़्यादा वो छोटे थे। ठीक है, मंझोला मतलब होगा। उनकी एज जो है 60 से ऊपर की होगी। बाल, चूँकि 60 साल की जो अवस्था हो जाती है उस समय बाल पक जाते हैं, उनके बाल पक गए थे। वो बहुत बड़ी लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे, जटाजूट भी नहीं रखते थे जैसे साधु रखते हैं, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किया रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कबीर पंथी आप सभी लोग जानते होंगे, कबीरदास। आप क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था, 9वीं में पढ़ा होगा कबीरदास के पद। तो कबीरदास का अनुसरण करने वाले या उनके मार्ग पे चलने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम कबीर पंथी कहते हैं। ठीक है, तो कबीर पंथी लोग एक स्पेशल टोपी पहनते हैं जिसका नाम है कनफटी टोपी, वो पहनते थे। जब जाड़ा आता, जाड़ा मतलब विंटर सेशन, विंटर सीजन। ठीक है, तो जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। कमली ब्लैंकेट, कंबल। ठीक है, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ राम नंदी चंदन। चंदन आप सभी लोग जानते होंगे, चंदन की लकड़ी से वो बनता है, वो टीका लगाते हैं, बहुत सारे साधु लोग लगाते हैं। लेकिन जो कबीर पंथी होते हैं वो कैसे टीका लगाते हैं उसके बारे में बताया गया कि जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बंधी रहती। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, गृहिणी मतलब वाइफ, पत्नी। अब लेखक चूंकि बता रहा है उनके बारे में, तो वो कह रहा है कि उनकी पत्नी के बारे में मुझे याद नहीं है। उनके बेटे और पतोहू, पतोहू मतलब पुत्र वधू, इसका शुद्ध हिंदी होता है, वो लोकल जो लैंग्वेज होते हैं, को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। तो ये सारी चीज़ें उनके पास उपलब्ध थी, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, साहब मतलब ईश्वर, भगवान। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। व्यवहार में लाना मतलब यूज़ में लाना, प्रयोग में लाना। ठीक है, इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता, आश्चर्य होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। क्योंकि ये पुराना समय है, आप सभी लोग जानते हैं, अभी सरकार जो है बहुत सारे
योजनाएं चला रही हैं जिससे लोग बाहर शौच करना बंद कर दें। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं शौचालय बनवा रही है घर घर, लेकिन ये तब की परिस्थिति है जब स्पेशली गाँव में, विशेषतः गाँव में शौच करने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, इसलिए वो लोग बाहर खेतों में जाकर के शौच किया करते थे। तो वो शौच करने के लिए भी दूसरे के खेत का प्रयोग नहीं करते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब, साहब मतलब जिनको भगवान मानते, अर्थात कबीरदास जी उनके साहब थे, तो उनका कोई मंदिर रहा होगा, दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। 4 कोस, ये एक तरह से जैसे 4 किलोमीटर कहते हैं, तो पुराने समय में भी दूरी नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ग्रामीण अंचल में आज भी ये प्रयोग में है। एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। वो जाते थे, जो भी चीज़ें उनके खेत में होती थी वो ले जाकर के वहाँ उस साहब के यहाँ कबीरदास का जो मंदिर होता था वहाँ पे चढ़ा देते, और उसमें से जो प्रसाद के रूप में उनको वापस मिलता उसी से अपना वो जो है गुजारा चलाते थे। पूरा साल जो है उसी में व्यतीत करते थे। इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था, मैं अर्थात लेखक, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। आषाढ़ हिंदी महीना, आप सभी लोग जानते हैं हिंदी में जो महीने होते हैं, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। ठीक है, तो माना ऐसा जाता है कि आषाढ़ मास से, आषाढ़ मन से, आषाढ़ महीने से जो बारिश है, जो गांव में खेती करने वाले किसान लोग हैं वो मानते हैं कि आषाढ़ से जो है बारिश, वर्षा प्रारंभ हो जाती है, खेती बाड़ी जो है प्रारंभ मानी जाती है उसी समय से। और आप मालिक मोहम्मद जायसी की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, उन्होंने 12 मासा वर्णन किया हुआ, उसमें है चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा, मतलब आषाढ़ का महीना आते ही जो आसमान है, आसमान में जो बादल हैं वो गरजने लगते हैं। ठीक है, तो आषाढ़ की रिमझिम हो रही है, थोड़ी बहुत बारिश जो हो रही है, और गांव में खेती करने वाले लोग उतर पड़े हैं, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी मतलब धान का जो पौधा है, जो प्लांट है, वो खेत में जो लगाया जाता है उसी को रोपनी बोलते हैं। ठीक है, और धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। अब देख लेते हैं एक बार, अभी तक जो हमने पढ़ा उसका उस कविता, उस पाठ को एक बार फिर से देख लेते हैं संक्षिप्त रूप में। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर होने के कारण उनके बाल पक गए थे, कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों जैसी टोपी थी। जाड़े में वो काला कंबल ओढ़ लेते थे, माथे पर चंदन, राम नामी चंदन लगा लेते थे, अपने गले में जो है तुलसी की माला पहन लेते थे। बाल गोविंद साधु भी कह सकते हैं और गृहस्थ भी कह सकते हैं। उनके घर में बेटा उनका एक था, उनकी एक बहू थी और खेती बाड़ी भी थी, और वो कबीर को अपना देवता साहब मानते थे, देवता मानते थे, भगवान मानते थे, और उन्हीं के गीत जो है गाते थे। उनका व्यवहार जो है ऐसा था कि वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलते थे, कभी किसी से पूछे किसी की चीज़ नहीं लेते थे, और यहाँ तक कि वो दूसरे के खेतों का प्रयोग शौच के लिए भी नहीं करते थे। जो कुछ उनके खेत में पैदा होता उसे अपने घर से ले जा करके एक कबीर मंदिर था उसमें वो चढ़ा देते थे, और जो कुछ उन्हें प्रसाद के रूप में मिलता था उसी से वो अपना गुजारा कर लेते थे। ठीक है, और लेखक जो कुछ वो गाते थे वो लेखक को बहुत ही अच्छे लगते थे, लेखक अर्थात रामवृक्ष बेनीपुरी जी को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। औरतें कलेवा लेकर मेढ़, कलेवा मतलब होता है एक तरह से नाश्ता जिसको कह सकते हो, ब्रेकफास्ट जिसको कह सकते हो। आप सभी लोग जानते हैं ग्रामीण परिवेश में जब किसान जो है, जो मजदूर है, वो चला जाता है खेतों की तरफ
और जो वो काम करते रहता है तो वो वापस लौट के घर नहीं जाता है, बल्कि उसके घर वाले जो हैं, उसके परिवार के जो सदस्य हैं, उनके लिए नाश्ता खाना लेकर के आते हैं, उसी को कलेवा कहते हैं। तो औरतें जो कलेवा लेकर के मेढ़, जो खेतों के बीच की जो पगडंडियाँ होती हैं, अलग अलग खेतों को जो डिवाइड किया जाता है कि ये मेरा है, ये आपका है, ये दूसरे का है, उसको बोलते हैं मेढ़। ठीक है, तो औरतें कलेवा लेकर के मेढ़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई मतलब जो पूर्व दिशा से जो हवा आती है उसको पुरवाई कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। स्वर तरंग मतलब एक आवाज, एक धुन। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। अब वो बाल गोविंद जो भगत हैं, वो अपने जो खेत है उसमें धान का जो पौधा है वो लगा रहे हैं, उसकी रोपनी कर रहे हैं। और आप सभी लोग जानते हैं जब धान के खेत तैयार किए जाते हैं तो वो जो कीचड़ होता है, कीचड़ युक्त खेत में ही धान की जो रोपनी होती है, धान के पौधे लगते हैं। तो उसमें उनको काम करने से उनका जो शरीर था वो पूरा लिथड़ गया था, मतलब लथपथ हो गया था। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध लाइन से खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहा मतलब हल चलाने वाले जो लोग हैं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। तो इसमें ये बताया गया है, जो परिस्थिति है ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है। वहाँ पे आषाढ़ का समय, आषाढ़ का महीना है, मतलब जुलाई का जो समय होता है वो समय एक तरह से मान लिया जाए। जो अंग्रेजी महीने हैं उसमें जुलाई का जो महीना माना जाता है वो आषाढ़ के लगभग समान ही माना जाता है। ठीक है, तो उस समय जो है रोपनी चल रही है और बता रहे हैं कि लेखक जो है उनके मधुर गान पे वो गा रहे हैं। बाल गोविंद भगत उस पे मुग्ध हो जा रहा है। कबीर के पद उनके कंठ से निकल रहे हैं और बाल गोविंद भगत भी खेत में रुपाई कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से गा रहे हैं। सभी बच्चे, औरतें और हलवाहे, हल चलाने वाले सभी झूम उठ रहे हैं और ये संगीत जो है बहुत ही सुंदर है, अलौकिक है। आगे देखते हैं, भादौ की वह अंधेरी अधरतिया। अब देखो महीना बीत गया, अब दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। आषाढ़ का महीना था, आषाढ़ के बाद एक और हिंदी महीना आता है सावन। आषाढ़ की कहानी थी, एक महीना ये हो गया, दूसरा महीना स्टार्ट हो गया सावन, उसके बारे में यहाँ कोई उल्लेख नहीं है, श्रावण उसको हिंदी में बोलते हैं। और तीसरा अब है भादो, इसको भाद्रपद बोलते हैं। ठीक है, भाद्रपद। तो अब इस महीने की कहानी जो है प्रारंभ हो रही है और भादों में ऐसा माना जाता है कि चारों तरफ खेत जो है वो धान से भरे रहते हैं। तो वो भादों की वह अंधेरी अधरतिया, एकदम अंधेरी आधी रात है, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। मूसलधार वर्षा मतलब बहुत तेज बारिश जो होती है उसको बोलते हैं। तो थोड़ी अभी बरसात खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर टर, ये आप सभी लोग जाने, दादुर मतलब होते हैं मेंढक, फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग या मेंढक, बरसात में जो आवाज़ टर टर की निकालते हैं। और
बाल गोविंद के भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी, खंजड़ी क्या होती है? तो एक विशेष जो है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है जो गांव देहात के क्षेत्रों में बजाया जाता है, ठीक है। तो खंजड़ी जो है ये खंजड़ी है, देखो ये बज रही है। डिमक, डिमक ध्वन्यात्मक है, ये ध्वनि निकल रही है, ठीक है, आवाज़ है ये खंजड़ी की, बज रही है और वे गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? गोंदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वो समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौद उठने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका देता। तो वो उस आधी रात में, मिडनाइट में ये गाना गा रहे हैं। और चूंकि ये गाना कबीरदास के वो पद गाते हैं, और कबीरदास के बहुत सारे ऐसे होते हैं, वो उन क्षेत्र विशेष के जो संगीत होते हैं, जो गीत होते हैं, उसका प्रयोग वो किया जाता है। तो गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, ये जो है स्थानीय भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है, ठीक है, या ग्रामीण भाषा का भी कह सकते हैं आप। और वो आधी रात को जब ये गाते हैं तो सभी स्तब्ध हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। फिर वो अगला गाना गा रहे हैं, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो अब देख लेते हैं, ये तो हो गया भाद्रपद या भादों का जो महीना है उसका उल्लेख। अब आते हैं आगे। अब जो है कार्तिक प्रारंभ हो गया। अलग अलग हिंदी के महीनों का इसमें प्रयोग किया गया है। ये कार्तिक इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस मंथ में, इस महीने में की कहानी को देखते हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। मतलब बहुत सारे लोग एक साथ मिलके जहाँ पे गा रहे हैं, ठीक है। तो इनकी प्रभातियां स्टार्ट हो जाती हैं कार्तिक महीने से ही, कार्तिक मंथ से ही। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। अब देखो, वो सुबह सुबह कार्तिक मास है और माना जाता है कि जो वो समय है उसमें अत्यधिक ठंड रहती है, ठंडा ज़्यादा रहता है। फिर भी वो पता नहीं किस टाइम पे, वक्त पे जग जाते थे और नदी स्नान करने के लिए चले जाते थे। वो भी कहाँ? वो गांव से 2 मील दूर। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही, वहाँ से जब वो वापस लौटते, पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, पोखरा, तालाब, पौंड, सबसे ऊंचे वाली जगह पर बैठ जाते और अपनी खंजड़ी, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वो बजाया करते थे, उस वाद्य यंत्र वो लेकर के जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। लेखक अपने बारे में बता रहा है, रामवृक्ष बेनीपुरी, कि मैं शुरू से ही बहुत देर में उठता हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाले भोर में भी, दांत किटकिटाना मतलब इतना अधिक ठंड हो जाना, जब होता है ना दांत ऊपर नीचे बजने लगते हैं, बहुत ज़्यादा जब ठंड लगती है, कांपने लगता है जब आदमी, उस वाली भोर, भोर मतलब मॉर्निंग, सुबह में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। मतलब अत्यधिक ठंड थी तब भी उनका संगीत उस पोखरे पर बज रहा था, मतलब वो गा रहे थे, वो जगे थे। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। आसमान के तारों के दीपक मतलब बहुत सारे तारे अभी आसमान में दिखाई देते, सुबह सुबह होता है ना। हाँ, पूरब में लूही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। एक तरह से सूर्योदय होने से पहले जो आसमान लाल होते हैं उसको बता रहे हैं वो, ठीक है। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। कोहरा जो पड़ता है
ठंडे में सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली, कमली मतलब कंबल, ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। कमली मतलब कंबल। वो जोर जोर से जब गाते तो उनका जो कंबल था उनके ऊपर से, उनके सर के ऊपर से नीचे गिर जाता था उस ठंड में भी। मैं जाड़े से कपकपा रहा था। लेखक जो है वो जाड़े से कांप रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनका मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। आगे है, गर्मियों में उनकी संझा उतनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। संझा एक प्रकार का गीत ही है। गर्मी में वो शाम के समय गाया करते थे। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, जो गाना सुनने वाले उनके थे बाल गोविंद भगत के। खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। बहुत सारे लोग भी खजड़ी लेके उनके साथ बैठ जाते। करताल हाथ से जो ताली बजाते हैं, करताल, कर मतलब हाथ, ताल मतलब ताल, जो ताली बजाते हैं ना उसी को बोलते। तो बहुत सारे लोग खजड़ी बजाते, ताली बजाते जब वो गाते थे शाम को। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती। पहले वो आगे आगे गाते, पीछे पीछे सभी जो प्रेमी मंडली थी वो गाती। दोहराती भी, तिहराती मतलब एक बार, दो बार, तीन बार वो गाते उनके साथ। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, स्वर धीरे धीरे तेज होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत है। तो होता क्या, कभी कभी वो शाम को गर्मी के दिनों में संध्या गाते थे तो सभी लोग को, सुनने वाले लोग भी वहाँ आ जाते थे। वो लोग भी वो खंजड़ियाँ जो वाद्य यंत्र है उसको बजाते थे, तालियां बजाते थे और उनके साथ साथ दोहराते भी जाते। वो जो आगे आगे गाते उनके पीछे पीछे ये लोग भी गाते रहते थे। ठीक है, धीरे धीरे उनका जो स्वर था वो तेज होता और वो तेज होते 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 फिर वो वहाँ पे नाचने भी लगते थे और उनके साथ साथ जितने भी व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित रहते वो सभी लोग नाचने लगते थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अब आते हैं स्टोरी में आगे। एक दिन क्या होता है, उनका बेटा मर जाता है और वो भी इकलौता बेटा था, अकेला बेटा था वो उनका। कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। बोदा, लेजी, ठीक है, सुस्त बोदा मतलब लेजी। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई, बड़े मन से अपने लड़के की उन्होंने शादी करा दी। पतोहू मतलब पुत्र वधू बड़ी ही सुभग, अच्छी और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। मतलब बहुत सारे काम जो होते थे उनसे उनको निवृत्त कर दिया, दूर कर दिया था, वही करती थी उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। लेखक को भी सुनाई देता है कि बाल गोविंद भगत का जो लड़का है वो मर गया। कुतूहलवश उनके घर गए, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। चटाई पर लिटा दिया है जो डेड बॉडी है और उसको सफेद कपड़े से उन्होंने ढक दिया था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते,
फूल लगाते थे वो अपने यहाँ, तो उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल भी, तुलसी का पत्ता वो सारे उसके ऊपर उन्होंने डाल रखा है। सिरहाने, उसकी हेड की तरफ, सिर की तरफ एक चिराग होता है ना, कैंडल या दिया, वो जला रखा है। और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। अब लड़का मरा हुआ और इधर ये उतनी ही तल्लीनता के साथ वो जो है गाना गा रहे हैं। घर में पतोहू जो उनकी रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। वो कहते कि इसमें रोना नहीं है, उत्सव, फेस्टिवल की तरह मनाइए इसे। क्यों? तो बताते, आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। कह रहे हैं कि आत्मा जो परमात्मा वो भगवान के यहाँ चली गई, इससे बड़ा आनंद की बात क्या है, प्रसन्नता की बात क्या है। मैं मतलब लेखक कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। तो अभी तक जो हमने पाठ पढ़ा उसका सारांश एक बार फिर से देख लेते हैं। तो वो संध्या गीत गर्मियों में गाते थे, जिससे पूरा माहौल जो है शीतल हो जाता था, ठंडा हो जाता था। उनके आंगन में लोगों की भीड़ लग जाती थी, खंजड़ियाँ, करताल, तालियाँ लोग बजाते और भगत के साथ ही, बाल गोविंद भगत के साथ ही स्वर मिलाकर के गाते थे। सारा आंगन जो है वो नृत्य संगीत से भर जाता था। बाल गोविंद का बेटा जो है वो मंदबुद्धि और सुस्त था। उन्होंने उसकी बड़े मन से शादी करवाई। पुत्र वधू जो उनकी थी वो बहुत ही अच्छी सुशील मिली। वो सारा घर का जो है मैनेजमेंट प्रबंध वो संभाल लिया। लेकिन भगत का बेटा बीमार रहा और कुछ दिनों के बाद ही वो मर गया। उन्होंने क्या किया कि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटा दिया और उसके बाद वो जो है उसके बाद भी मस्ती से गीत गाए जा रहे थे। और अपने जो पुत्र वधू है, जो बहू है उनकी, उसको कह रहे हैं रोने के बदले कि तुम उत्सव की तरह मनाओ, फेस्टिवल की तरह इसे मनाओ। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा भगवान के पास चली गई है और ये सबसे बड़े आनंद की बात है। अब आगे देखते हैं कहानी में। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से आग दिलाई उसकी। एक चीज़ आप सभी लोग और ध्यान दीजिएगा कि उस समय ये परंपरा नहीं थी, या अभी भी देख लीजिए, अभी की भी परिस्थितियों में यही है कि जो मुखाग्नि होती है, जो अग्नि जलाते हैं लोग, उसमें महिलाओं को जाना वर्जित था। लेकिन उन्होंने क्या किया, पतोहू मतलब पुत्र वधू अपने बहू से ही आग दिलाई उसकी। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, जो श्राद्ध का टाइम होता है वो उतना दिन बीत गया, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। पतोहू मतलब अपने बहू के भाई को बुलाते हैं और उसके साथ कर देते हैं और यह आदेश दिया, यह ऑर्डर किया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी देगा, आपको पानी कौन पिलाएगा, आपको खाना कौन देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल, अटल मतलब जो चेंज ना हो, जो बदले ना। ठीक है, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा, बाल गोविंद भगत ने कहा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। इनकी भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो कैसे होती है बता रहे हैं। वो हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे, गंगा नहाने जाते थे हर साल। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे, उनको बहुत आस्था नहीं थी गंगा में नहाने की, लेकिन जितना संत समागम और लोक दर्शन पर पैदल ही जाते। उनको ये था कि वहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आएंगे, संत आएंगे, समागम मिलेंगे सभी एक जगह पे। ठीक है,
तो वो पैदल ही जाते करीब 30 कोस। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। उतनी दूर जाते थे लेकिन कहीं किसी का भी नहीं खाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि गृहस्थ किसी से भिक्षा नहीं मांगता, किसी का खाता नहीं है। जो किसान होता, जो गृहस्थ होता है, रास्ते भर खंजड़ी बजाते, वही जो उनका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था, वाद्य यंत्र था खंजड़ी, उसको बजाते और जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। वो परेशान नहीं होते, भूख उनको लगती तो तब भी वो गाना गाते रहते। अब बुढ़ापा आ गया था, अब वो बूढ़े हो गए थे, किंतु टेक वही, जिद वही, जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। इस बार वापस जब वो आए गंगा से नहा करके तो थोड़े तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही अपना डेली रूटीन जो उनका दैनिक कार्य था वो करते थे। वही 2 जून गीत, 2 जून मतलब दोनों टाइम, ठीक है। स्नान ध्यान, सुबह सुबह उठ के स्नान करना, नहाना, खेती बाड़ी को देखना, रोपनी इत्यादि जो धान गेहूं का फसल होता था वो भी देखते थे। दिन दिन छीजने लगे, कमज़ोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया। लोग बोले कि इतना सुबह उठ करके नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया। उन्होंने गीत गाया लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा नहीं गा रहे हैं, या मेल नहीं हो रहा, धुन सही नहीं निकल रही है, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। वो रोज सुबह उठ के गीत गाते थे, सुबह में, मॉर्निंग में, भोर मतलब मॉर्निंग, लेकिन उस दिन उनके गाने को किसी लोग ने नहीं सुना। तब जाकर के लोगों ने देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है, अर्थात बाल गोविंद भगत मर गए। तो इस पूरे अभी तक जो हमने पढ़ा इस पृष्ठ पे, उसका सारांश एक बार फिर से देख लेते हैं। बेटे की श्राद्ध की अवधि पूरी होती है। भगत ने पुत्र वधू जो उनकी होती है बहू, उनके भाई को बुला करके उसे बोलते हैं कि अपने साथ ले जाने के लिए, और उसका दूसरा विवाह करने का आदेश देते हैं। पुत्र वधू उनकी सेवा करना चाहती, परंतु वो कहते हैं कि अभी तुम जो है चली जाओ। बहू के हट करने पर भी बोला उन्होंने कि ये चले जाओ, और बहू जो है उनकी आज्ञा का पालन करती है। और धीरे धीरे अकेले वो रहते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं। वहाँ से जब लौट के आते हैं तो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती है, और कुछ दिनों के बाद ही उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।